नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज सुबह आपके साथ, मैं हूं अर्पिता आर्या। तिहाड़ जेल में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के मसाज पर नया खुलासा हुआ है। जैन को मसाज देने वाले की पहचान रिंकू के रूप में है, जो रेप का आरोपी बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट करके यह आरोप लगाया। आपने कहा था कि जैन मालिश नहीं बल्कि जेल में फिजियोथेरेपी करा रहे थे। पिछले दिनों बीजेपी ने 3 दिन का जेल का वीडियो जारी करके आपको घेरा था। उस वीडियो में सत्येंद्र जैन थेरेपी, मसाज या मालिश कराते दिख रहे हैं और आपने इसे जैन के इलाज का हिस्सा बताया था। इसके बाद अब वीडियो वॉर की नई सीरीज सामने आ रही है, जिसमें बीजेपी सीधे सवाल कर रही है कि रेप आरोपी मसाज कर रहा है। सीधे केजरीवाल से इस पर जवाब मांगा गया है। तो तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन के मसाज का ये पूरा मामला एक बार फिर से जोर पकड़ता हुआ ये तब गर्म आया जब ये वीडियो बीजेपी की तरफ से जारी किया गया था और ये कहा गया था कि देखिए किस तरीके से जेल में बंद एक अपराधी की मसाज हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अब एक और आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया, जिसमें ये कहा गया कि ये रेप का आरोपी है जो मसाज कर रहा है। तो मसाज देने वाला फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, ये बीजेपी कह रही है, क्योंकि जब ये वीडियो सामने आया था तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये सफाई दी गई थी कि फिजियोथेरेपी हो रही थी उस समय जो वीडियो बीजेपी ने जारी की। लेकिन अब बीजेपी का कहना है कि मसाज देने वाला कोई फिजियोथेरेपिस्ट था ही नहीं, वो एक रेपिस्ट है। अरविंद केजरीवाल जी, जिसको कट्टर ईमानदार कहकर उसका बचाव करते हैं, उन्हें 5 महीने से जेल से राहत नहीं मिली है कोर्ट के द्वारा। कोर्ट ने यह पाया है कि वो हवालेबाजी कर रहे थे। कोर्ट ने उन्हें जेल में रखा है, परंतु उनको सजा देने के बदले वहां पर उनको वीवीआईपी मजा दिलवा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ये इसलिए क्योंकि वहां पर मंत्री बनाए रखने का 2 उद्देश्य है। एक उद्देश्य कि जो भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें केजरीवाल जी शायद खुद ही डरे हुए हैं, तो वो उनके कोई भी राज ना उगल दे। और दूसरी बात, वहां पर मंत्री रहते हुए अपने मंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए मसाज भी करवाते हैं और वसूली भी करते हैं। तो बीजेपी का कहना है कि मसाज देने वाला कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। सत्येंद्र जैन को मसाज देने वाला रेप के आरोपों में जेल में है। नाबालिग से रेप का आरोप उस जो शख्स मसाज कर रहा है उस पर है और ये अब तस्वीर के तौर पर बीजेपी ने जारी किया और सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को घेरते हुए बीजेपी। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, अब दिखा रहा है कि रेप का आरोपी कर रहा था जैन की मालिश। अब ये बड़ा सवाल यहां सामने आता हुआ दिख रहा है और इसी के इर्द गिर्द अब जवाब भी देना होगा यहां पर आम आदमी पार्टी को, क्योंकि पहले जब ये वीडियो सामने आया था तो ये वीडियो को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि ये वीडियो दरअसल मसाज नहीं फिजियोथेरेपी है। सुनील गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व सीनियर पीआरओ हैं वो तिहाड़ जेल के। सुनील जी, सबसे पहले जरा आपसे समझना चाहूंगी कि क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई एक शख्स इस तरीके से लाभ वहां पर उठा पाए, किसी भी आरोपी से इस तरह मसाज करा पाए? ये तमाम सवाल सर अब उठ रहे हैं इस वीडियो के सामने आने के बाद, और आज जब ये कहा जा रहा है कि वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं, बाकायदा रेप का एक आरोपी है जिससे मसाज करवाया जा रहा है। देखिए, मैंने ना आपको पहले दिन ही जब आपने मेरा बाइट लिया था तो मैंने आपको बताया था कि ये फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, ये प्रिजनर है। ये मैंने उस टाइम पे कहा था। बाकी देखें, जब क्या है कि जब कोई प्रिजनर आता है, जो मैं आपको जेल की प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि क्या प्रैक्टिस है, कि अगर कोई प्रिजनर कहता है कि हम उसको मसाज अच्छी करनी आती है, तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि वो किस ऑफेंस में है। जनरली ये नहीं देखा जाता वो किस ऑफेंस में है, और अगर वो अपनी सर्विसेज दे रहा है तो सर्विसेज दे के मुझे लगता नहीं कि उसके बाद भी हमें ऐसा होता हो कि ये पॉक्सो में था या किसी और केस में था। कई बार मैंने देखा टेररिस्ट भी आते हैं, टेररिस्ट कहते हैं कि वो ये इलेक्ट्रॉनिक का काम बड़ा अच्छा कर देते हैं, तो हम उनसे इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग का काम भी करवा लेते हैं। मुझे याद है कि एक किडनैपर था, उसने मुझे कहा कि मैं जन्मपत्री बहुत अच्छी बना देता हूँ, तो उसने कई जेल अफसरों की जो उसने जन्मपत्री भी बना दी थी। तो ये जनरली ऑफेंस देखा नहीं जाता कि किस ऑफेंस में है, जनरली उसकी सर्विसेज के ऊपर जो है ध्यान दिया जाता है। ये जेल की प्रैक्टिस है, बेशक इलीगल है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका जुड़ने के लिए। अब दो सहयोगी भी इस वीक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हिमांशु हमारे साथ हैं, कुमार कुणाल भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार कुणाल, ये अब बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से कि फिजियोथेरेपी की बात आप कर रहे थे, लेकिन ये तो फिजियोथेरेपिस्ट है ही नहीं, ये तो एक रेप का आरोपी है जो मसाज कर रहा है। यानी अब बीजेपी की वो आरोप तो सच दिख रहा है जिसमें बीजेपी कह रही थी कि कोई फिजियोथेरेपी नहीं हो रही, ये मसाज चल रहा है। बिल्कुल, और ये एक बड़ा संगीन आरोप भी है, क्योंकि अगर इस तरीके का मामला है कि एक आरोपी जो कि इस तरीके से मसाज दे रहा है, तो जेल मैनुअल का सबसे बड़ा उल्लंघन है। और इसलिए अगर उनका मेडिकल कंडीशन भी है सत्येंद्र जैन का, जिसमें फिजियोथेरेपी की जरूरत भी है, तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के जरिए इस तरीके का की फिजियोथेरेपी दिलवाई जाती है, न कि किसी भी इनमेट के जरिए जो कि कैदी है, और कैदी भी संगीन मामले में है। तो अगर ये पूरी बात और सत्यता जिस तरीके से जेल के अथॉरिटी जो जेल के सोर्सेज है वो कंफर्म कर रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर एक बहुत संगीन मामला है, और इस पर जो कार्रवाई है वो तो होगी ही। सियासी तौर पर ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल दौर है, क्योंकि इससे पहले मनीष सिसोदिया खुद आए थे, उन्होंने डिफेंड किया था, और उन्होंने यहाँ तक बीजेपी को कहा था कि इस तरीके के पॉलिटिकल स्टंटबाजी से बचना चाहिए, कि एक व्यक्ति जिसको मेडिकल की जरूरत है, उसे अगर कोई मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है तो उस पर आपत्ति क्यों है बीजेपी को। तो ये अगर सत्यता है इसमें कि ये कैदी है और उसमें भी इतने गंभीर आरोप है, जिसमें पॉक्सो है, रेप की भी धाराएं हैं, तो क्यों ऐसी जरूरत पड़ी, और क्या जेल मैनुअल इसको अनुमति देता है, इसकी अनुमति देता है? ये तमाम सवाल उठेंगे, और तमाम सवाल सिर्फ कार्रवाई के तौर पर नहीं, बल्कि चूंकि दिल्ली में एमसीडी चुनाव है, गुजरात में विधानसभा चुनाव है, उन दोनों चुनावों में भी काफी ज्यादा तरीके से इसको विपक्षी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस भी उठाएगी। तो ये कई तरीके से आम आदमी पार्टी को इस पर अब जवाब देने की जरूरत है, सियासी तौर पर भी, और साथ ही साथ चूंकि सत्येंद्र जैन ने अभी मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, अभी भी वो दिल्ली सरकार में मंत्री है और पहले जेल मंत्री भी रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनके क्या प्रभाव की वजह से ऐसा हो रहा था, इस पर भी जवाब जरूर देना है। हिमांशु, देखिए बड़ा सवाल तो यही है कि एक तो वो मंत्री अभी भी बने हुए हैं, तब जब वो अभी जेल में है, अब ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसे ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसके बाद और आरोप लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से न इस्तीफा लिया गया, और हर बार सत्येंद्र जैन को प्रोटेक्ट और बचाने की कोशिश हुई है। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बड़े नेता, शीर्ष नेता हैं उनसे लेकर के नीचे कार्यकर्ता तक सभी की तरफ से ये कहा गया कि सत्येंद्र जैन के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो पूरी तरीके से निराधार है और इसे एक पुराने मामले से जोड़ के बताया जाता है। तो ये आम आदमी पार्टी लगातार सत्येंद्र जैन का बचाव करती है, और जब ईडी ने इस बात की शिकायत की थी कोर्ट में कि अंदर जेल में जो है वो सुविधाएं मिल रही हैं, और उसके बाद रोक रहे हिमांशु आपको, इस बीच श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। आफ्ताब ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, और ये माना है कि उसने गुस्से में श्रद्धा का कत्ल किया है, और ये बड़ा कबूलनामा जज के सामने। दरअसल आफ्ताब ने अब ये बात कबूली, आपको याद दिला दें कि जब पुलिस से पूछताछ हो रही थी तो आफ्ताब ने कबूल किया था कि उसने गुस्से में श्रद्धा का मर्डर कर दिया है। सवाल यही उठ रहे थे कि या कोर्ट में जाकर भी वो इसी बात पर टिका रहेगा, लेकिन अब बड़ा कबूलनामा जज के सामने आफ्ताब बोला है कि गुस्से में उसने कत्ल कर दिया। श्रद्धा केस में आफ्ताब का ये बड़ा कबूलनामा। हिमांशु हमारे साथ लगातार मौजूद है, हिमांशु का रुख करें, उससे पहले अरविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास कुछ ताजा अपडेट है। अरविंद, क्या ताजा अपडेट? 4 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है, उसके अलावा जो पॉलीग्राफी टेस्ट है उसके लिए कंसर्न दिया है आफ्ताब ने, तो पॉलीग्राफी टेस्ट अलाउड किया है। कुल मिलाकर अदालत ने परमिशन कल ही दिल्ली पुलिस ने ली थी, लेकिन पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए भी आरोपी के कंसेंट की जरूरत होती है। आफ्ताब ने अपना कंसेंट दिया है, जिसके बाद पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। उसके अलावा जज के सामने जो आफ्ताब है उसने कहा जो कुछ भी हुआ वो हीट ऑफ द मोमेंट हुआ। यहाँ आपको ये भी बता दूं कि उसने ये नहीं कबूल किया है कि उसने श्रद्धा का मर्डर किया, उसने ये कहा है कि जो कुछ भी हुआ वो हीट ऑफ द मोमेंट हुआ है। तो अब कुल मिलाकर 4 दिन की कस्टडी मिली है, कुल मिलाकर 14 दिन की कस्टडी ली जा सकती है। 5-5 दिन की 2 बार कस्टडी ली गई थी, 4 दिन की कस्टडी और दिल्ली पुलिस को मिली है। इसी 4 दिन की कस्टडी में पॉलीग्राफी टेस्ट होगा पहले, उसके बाद नार्को टेस्ट होगा। ये प्रक्रिया है, आपको बता दूं पिता, नार्को टेस्ट के पहले पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाता है। तो पॉलीग्राफी टेस्ट बहुत मुमकिन है कि आज हो जाना चाहिए, उसके बाद पॉलीग्राफी टेस्ट होगा।
इन सबके बीच इस 4 दिनों की पुलिस कस्टडी में बहुत कुछ आफ्ताब से उगलवाना है, बहुत कुछ रिकवर भी करना है केस को मजबूत बनाने के लिए। अर्पिता, तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर चुनौतियां तो पुलिस के सामने थी ही कि सारे सबूत इकट्ठा किए जाएं ताकि कोर्ट में जब इसको रखा जाए तो वहां इसको दोषी करार कराया जा पाए। एक बड़ी चुनौती अरविंद पुलिस के सामने थी, लेकिन अब इस कबूलनामे से क्या ये माने कि रास्ता थोड़ा आसान हुआ है? बिल्कुल, देखिए रास्ता आसान जरूर हुआ है, क्योंकि देखिए कम से कम रास्ता आसान भी है और मुश्किल भी, अर्पिता, क्योंकि मुश्किल पुलिस के लिए है क्योंकि 14 दिन की कस्टडी ग्रांट की जा सकती है इस हत्याकांड में फिलहाल, और 5-5 दिन की 2 बार पुलिस कस्टडी हो चुकी है, जिसमें अभी तक पुलिस जो है आला कत्ल यानी जिससे श्रद्धा की बॉडी को के टुकड़े किए थे वो रिकवर नहीं कर पाई है, श्रद्धा का मोबाइल वो रिकवर नहीं कर पाई है। ये जरूर है कि आफ्ताब से पूछताछ के बाद जो लीड मिली थी उसके बाद कुछ हड्डियां वो रिकवर की है, जबड़े वो रिकवर की है, जिनको CFSL भेजा गया है जांच के लिए, उसकी DNA रिपोर्ट आनी है। उसके अलावा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जरूर मिले हैं, कहां से आरी खरीदी थी वो पता चल गया है, कहां से फ्रिज खरीदी थी वो पता चल गया है, लेकिन अभी बहुत कुछ इसमें एविडेंस दिल्ली पुलिस को कलेक्ट करना है, तभी जाकर ये केस मजबूत हो पाएगा। इसीलिए नार्को टेस्ट की जरूरत पड़ी कि अगर दिमाग में कुछ है आफ्ताब के तो वो निकलवाया जा सके। देखिए, जब भी कोई वारदात होती है तो उसमें क्राइम सीन से आरोपी कुछ लेकर जाता है, जिसे रिकवर करना पुलिस की जिम्मेदारी होती है, कुछ मौके पर छोड़कर जाता है जिसको रिकवर करना फॉरेंसिक की जिम्मेदारी होती है, लेकिन कुछ वो दिमाग में रखता है जिसे न फॉरेंसिक एक्सपर्ट उगलवा पाते हैं न पुलिस उगलवा पाती है। वो जो दिमाग में है वो उगलवाया जाएगा नार्को टेस्ट में। हालांकि नार्को टेस्ट की पुलिस अदालत में कोई अहमियत तो नहीं है, लेकिन उससे लीड जरूर मिलेगी, उससे पूछा जाएगा कि श्रद्धा का कत्ल तुमने क्यों किया, कैसे किया, उसके बॉडी पार्ट्स के टुकड़े कहाँ फेंके, उससे लीड जरूर मिलेगी। हिमांशु भी हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, पहली बार आफ्ताब ने जज के सामने ये कबूल कर लिया है कि उसने ही श्रद्धा का मर्डर किया गुस्से में, और अब उसके बाद आगे की तमाम प्रक्रियाएं पुलिस को यहां पर करनी है। वो किस तरीके की प्रक्रियाएं होंगी? कितने दिन पुलिस अभी और रिमांड पर उसको रखेगी, और कब ये टेस्ट, जैसे टेस्ट की बात हो रही है, वो सारे टेस्ट कब तक होंगे? देखिए, 4 दिन की रिमांड और पुलिस इस पूरे मामले में ले सकती थी, क्योंकि 10 दिन की रिमांड आज पूरी हो रही थी। वो 4 दिन की रिमांड आज पुलिस को मिल गई, यानी 14 दिन की रिमांड का जो पीरियड है वो आने वाले शनिवार को पूरा हो जाएगा, और शनिवार को फिर ये जेसी चला जाएगा। अब इस दौरान चूंकि आज जो इसने बात जज के सामने कही है ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुलिस के पास जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, जो उसने कबूलनामा पुलिस के सामने किया था, पुलिस पिछले 10 दिन में उसी कबूलनामे को आधार बना करके इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उसी कबूलनामे को आधार बना करके दिल्ली पुलिस की टीम महरौली के जंगल में से लेकर के गुड़गांव पहुंची थी, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड। इन सारी चीजों, जो पूरा इन्वेस्टिगेशन था आप कह सकती हैं, ये कहीं ना कहीं जो कबूलनामा था आफ्ताब का उसके आधार पे था, क्योंकि पुलिस के पास तो ये भी कोई तरीका नहीं था कि वो ये पता लगा सके कि श्रद्धा का कत्ल किस दिन हुआ। आफ्ताब ने पुलिस को बताया कि 18 मई को मैंने कत्ल किया था। इसके बाद पुलिस की जांच आगे बढ़ती है। अब यहाँ पर ये जो कबूलनामा है, ये पुलिस के जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं उससे ऐड करके पुलिस को इससे न सिर्फ फायदा मिलेगा बल्कि आगे की इन्वेस्टिगेशन में मदद भी मिलेगा। अब जब पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट पुलिस इस पूरे मामले में कराएगी, तो जो वो पहलू हैं जो अभी तक आफ्ताब ने पुलिस को नहीं बताए हैं, वो चीजें जब सामने आएंगी, वो चीजें जो उसने अपने दिमाग के अंदर छिपा के रखी हैं, जो प्लान है, जो साजिश है, जब वो निकल के साजिश सामने आएगी, उसके आधार पर जब पुलिस को आगे अगर सबूत मिलते हैं तो ये पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी होगी। जिनमें सबसे बड़ी जो चीज है वो है श्रद्धा का मोबाइल, वो आरी और शव के टुकड़े, जिनमें सिर मिलना बेहद जरूरी पुलिस मान के चल रही है। जी बिल्कुल, और जैसे हिमांशु आप जानकारी दे रहे हैं उस आरी की, जो हथियार है वो ये बता रहा है कि गुरुग्राम में जाकर उसने कहीं फेंकी, वो ये भी जानकारी दे रहा है कि किसी जो डस्टबिन है वहां पर फेंकी। तो कितने हथियार का उसने इस्तेमाल किया था, अभी तक पूछताछ में क्या सामने आया, और उसको डिस्पोज ऑफ कहां किया उसने? देखिए, एक जो दुकान थी जहां पर वो लेकर के गया था पुलिस को, वहां से तो उसने 2 हथौड़े, कुछ कील
करीब 300 ग्राम, जिसमें वो बड़ी कीलें, आपको बताएं कि जिसका जो तकरीबन 3 इंच की वो कीलें थी, वो 30 के करीब कीलें और एक आरी खरीदी थी। जब हमने दुकानदार से बात की तो उसने कहा इस आरी से लोहे को भी काटा जा सकता है। तो आप सोचिए वो कितनी, भले ही वो 10 रुपए की है, लेकिन वो कितनी खतरनाक आरी है। इसके अलावा भी उसने कुछ और दुकानों के बारे में पुलिस को बताया। तो पुलिस अब वो सारी चीजों की लिस्ट बना रही है। उन सभी लोगों के बयान, स्टेटमेंट पुलिस ने दर्ज कर लिए हैं जिस जगह पे ये लेकर के गया था। अब पुलिस जो भी पॉसिबल लोकेशन है, क्योंकि देखिए जब ये घर से निकलता है तो जो इसने वो जगह बताई जहां पे कूड़ा फेंका जाता है और जहां से कूड़ा उठ जाता है, वो तकरीबन आधे किलोमीटर से 700 मीटर की दूरी में वो जगह है इसके घर से। वहां पुलिस ने तलाशी ली। उसके बाद इसने बताया कि राइट में एक जगह है, वहां पर है, वहां पर पुलिस ने तलाशी ली। फिर पूरा वो जंगल महरौली का पुलिस ने खंगाला। गुड़गांव में पुलिस पहुंचती है, मेटल डिटेक्टर लेके पहुंचती है, यानी पुलिस को लीड मिली थी कि यहाँ पे हथियार हो सकता है, लेकिन अभी तक पुलिस को हथियार नहीं मिला है। हाँ, उसकी तलाश में पुलिस की टीम जरूर भटक रही है। अब नार्को से पुलिस को उम्मीद है कि शायद जो ये जगह जगह घूमने वाली बात है वो शायद रुके और पुलिस को कुछ स्पेसिफिक जानकारी मिले जहां से सबूत उठाए जा सकते हैं। जैसे देखिए 2-3 दिन पहले आफ्ताब के साथ पुलिस मैदान घड़ी पहुंचती है एक तालाब के पास। उसने कहा कि जो सिर है और कुछ महत्वपूर्ण हिस्से हैं यहाँ पे फेंक दिया। उसके बाद पुलिस ने 2 दिन पहले वहां से पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ, तो वहां पर भी पुलिस की निगाह है। तो ऐसी कई सारी जगह हैं जिनको लेकर के पुलिस असमंजस में है, लगातार जांच चल रही है। तो पुलिस को अब यही उम्मीद है कि पॉलीग्राफी टेस्ट से और नार्को टेस्ट से उसकी जांच को सही दिशा मिलेगी। ठीक है हिमांशु, आप नजर बनाए रखिए। तो कुल मिलाकर अब जज के सामने आफ्ताब ने कबूल कर लिया कि गुस्से में उसने श्रद्धा का मर्डर किया। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले स्टिंग बम फूट पड़ा है। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी ने एक और स्टिंग जारी कर आपको भ्रष्टाचार का सौदागर बताया। स्टिंग में 110 सीटों की सौदेबाजी का भी जिक्र है और ये रिपोर्ट देखिए। ये आपको भी मालूम है, पहले भी हुई थी ऐसी 110। ये है आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी के स्ट्रिंग अटैक का नया चैप्टर। कौन सी कमेटी है ना, जो भी है भाई, अपना सामान जा रहा है ना आगे, तो पता नहीं लोग तो एक के पास जा रहा है जिसके पास जा तो पार्टी के लिए है ना। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी का एक वीडियो जारी करते हुए ये आरोप लगाया है कि सिस्टिंग में दिख रहे किरदारों की बातचीत से साफ होता है कि केजरीवाल की पार्टी ने एमसीडी चुनाव में टिकटों की सौदेबाजी की है। तो बोला कि 5 लोगों की कमेटी है। हाँ, ये कमेटी 5 की है। अच्छा, वो सही बता रहा है। हाँ हाँ, जो पीछे बनी थी ना, हाँ, 5 लोगों ने डिसाइड किए थे। उसमें 5 लोग थे, वो सच बता रहे हो। तो बोला कि वो 5 अपने हाथ में है, वो आप चिंता मत करो। कौन कौन है? बीजेपी इसे मदर ऑफ ऑल स्टिंग कह रही है। आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। इस स्टिंग के बारे में जो बातें अभी तक सामने आई हैं, उसमें 4 किरदारों का जिक्र है। एक है बिंदु, जो रोहिणी डी के 54 नंबर वार्ड से टिकट मांग रही थी। दूसरे हैं पुनीत गोयल, जो रोहिणी में आपके प्रभारी बताए जा रहे हैं। तीसरे हैं दिनेश राव और चौथे हैं RR पठानिया, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकारिणी के सदस्य हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एक सीट का सौदा 80 से 90 लाख रुपए में किया है। पूरे दिल्ली को इलाकों में बांटा गया है और जैसे डॉन बैठ के अपने लोगों को भेजता था, तुम यहाँ से उगाही करो, तुम वहां से उगाही करो, तुम यहाँ से लाओ, और सारा मोटा माल डॉन के पास पहुंचता था, वैसे ही केजरीवाल डॉन ने अपनी एजेंसी चारों तरफ भेज रखी। हालांकि बीजेपी के इन आरोपों को आम आदमी पार्टी मनगढ़ंत और मनोहर कहानियां करार दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह उठते हैं, पानी पीने के बाद से केजरीवाल जी को गाली देने के साथ शुरू करते हैं, और रात को जब सोते हैं तो केजरीवाल जी को गाली देने के साथ सोते हैं। उनका काम एक ही है 24 घंटे, केजरीवाल जी को गाली देना, केजरीवाल जी को गाली देना, केजरीवाल जी को गाली देना। एमसीडी का चुनाव नहीं लड़ रहे, केजरीवाल जी को गाली देने का चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कंपटीशन उससे है। ये पहला मौका नहीं है जब आम आदमी पार्टी के नेताओं पर पार्षद का टिकट बेचने का आरोप लगा है। इससे पहले भी मॉडल टाउन इलाके के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी
और वजीरपुर के विधायक राजेश गुप्ता पर 90 लाख में टिकट का सौदा करके 55 लाख रुपए एडवांस लेने का आरोप लगा था। एंटी करप्शन ब्रांच ने अखिलेश पति के पीए और रिश्तेदार समेत 3 लोगों को 33 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार भी किया था। हालांकि आम आदमी पार्टी ने तब इस मामले की पूरी जांच करके दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की थी। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। सबसे पहले बड़ी खबर श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई, जहां पर आफ्ताब का कबूलनामा सामने आया है। जज के सामने आफ्ताब ने यह कबूल किया कि उसने ही श्रद्धा का मर्डर किया, वो गुस्से में था तब उसने मर्डर किया। तो जज के सामने आफ्ताब ने ये बोला, जो किया वो गुस्से में किया, जो गलती की वो गुस्से में की, आफ्ताब का कहना था। और उसी के साथ साथ इस बात का भी उसने खुलासा किया कि और जो अब बॉडी पार्ट्स जो उसने छुपाए हैं वो कहां छुपाए हैं, वो हथियार जो लगातार पुलिस ढूंढ रही थी, जिस हथियार से यह हत्या हुई, वो हथियार कहां है उसके बारे में भी उसने जानकारी दी है। तो एक बड़ा कबूलनामा आफ्ताब का सामने आया। जज के सामने उसने कबूल किया, जो किया गुस्से में किया, गुस्से की वजह से श्रद्धा की जान ले ली। जज के सामने ये कबूलनामा आफ्ताब का सामने आया है। पुलिस रिमांड क्योंकि और चाह रही थी और इसीलिए अब 4 दिन की रिमांड भी आफ्ताब की मिली है और आगे कड़ियों को जोड़ने की कोशिश पुलिस की होगी। 14 टीमें तैनात की गई हैं अलग अलग जगहों में, जहां वो घूमने गए थे, जहां हिमाचल में भी टीम पहुंची थी, साथ ही साथ मुंबई, दिल्ली, अलग अलग जगहों पर। श्रद्धा केस में आफ्ताब ने जो आरी है ब्लेड गुरुग्राम में फेंकी, गुरुग्राम की डीएलएफ फेज 3 की झाड़ियों में उसने फेंका है। तो अलग अलग जगह देखिए उसने चिन्हित किया था, चाहे वो मेहरौली के जंगल हो जहां पर उसने श्रद्धा के शरीर के जो टुकड़े थे फेंके। साथ ही साथ उसने बताया कि मेट्रो के बजाय वो कैब से गया था गुरुग्राम। आफ्ताब बोला चापड़ को 100 फुटा रोड पर फेंका है, ये जानकारी उसने दी है। डस्टबिन में भी फेंका। 18 नवंबर को गुरुग्राम में पुलिस ने जांच की थी। तो गुरुग्राम में ये जांच चल रही है, दिल्ली में चल रही है। श्रद्धा मर्डर केस में एक एक जगह पर पुलिस जाकर छानबीन कर रही है। अभी जरूरी और महत्वपूर्ण यही है कि वो हथियार बरामद किया जाए जिससे श्रद्धा का कत्ल किया गया है। तो गुरुग्राम के डीएलएफ में उसने आरी फेंकी। इसी के बाद उसने बताया कि मेहरौली 100 फुटा रोड पर उसने जो चॉपर है वो फेंका। तो ये सारी बातें उसने कबूल की हैं। अलग अलग जगह अगर आप गौर से देखिए, जो गुरुग्राम का इलाका है वहां पर उसने आरी फेंकी, मेहरौली में 100 फुटा रोड पर उसने चापर और मेहरौली के जंगलों में उसने शव के जो टुकड़े थे अलग अलग जगहों पर उसको फेंका है। तो ये सारे कबूलनामे आफ्ताब कर रहा है और इसी के आधार पर पुलिस अब आगे जांच भी बढ़ाती नजर आ रही है। तो आफ्ताब ने एक मैप बनाकर ये बताया कि कहां कहां सबूत उसने फेंके हैं। मैप पर तालाब के बारे में भी उसने बताया, जिस तालाब में उसने जिक्र किया कि श्रद्धा का सर का जो हिस्सा था वो वहां फेंका है। कोर्ट में उसने बयान दिया कि तालाब के पास श्रद्धा की खोपड़ी फेंकी गई थी। ये बात उसने कोर्ट में कही है। देरी की वजह से कई बातें याद नहीं है, समय क्योंकि लंबा हो चुका है, 5 महीने से ऊपर का समय हो चुका है और ऐसे में वो कह रहा है कि बहुत वक्त हो गया इसलिए बहुत सारी चीजें याद नहीं है। लेकिन फिर भी उसने जो बताई हैं बातें उसके आधार पर पुलिस आगे जांच करने वाली है। हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, बाकायदा एक मैप बनाकर वो ये बताता नजर आया कि किन किन जगहों पर उसने हथियार फेंके, श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंके, कहां पर खोपड़ी फेंकी, ये सारी कबूलनामा वो कोर्ट में जज के सामने करता हुआ। बिल्कुल, देखिए वो ये तो बता रहा है कि मैंने मैप बना करके वो सारी जगहें बता दी पुलिस को, लेकिन वो जगहें कौन कौन सी हैं जरा देखिए, वहां से कुछ ढूंढना कितना मुश्किल है। चापड़ कह रहा है कि ऐसी जगह पे फेंकी जहां पे कूड़ा डंप होता है और रोज वहां से कूड़ा उठता है, उसके बाद वो आगे भेज दिया जाता है। वहां से कुछ भी ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। इसके बाद जिस मेहरौली जंगल की वो बात कर रहा है कि शव के टुकड़े उसने वहां पे फेंके, हमने देखा कि पिछले 8 से 9 दिनों से किस तरीके से पुलिस लगातार वहां पर उस जंगल के चप्पे चप्पे को छानती नजर आई, लेकिन वहां से कुछ टुकड़े ही पुलिस को बरामद हुए। दरअसल वो जंगल जो है, देखिए वो कह रहा था मैं रात को जाता हूं, अब रात को उसको लोकेशन कह रहा है कि कुछ जगह भूल गई। उसने जो लोकेशन बताया वहां पे अंदर जानवर भी है, उन्होंने उस हड्डी को किस जगह पहुंचा दिया, कहां उसने फेंका था, तो ये इतना आसान नहीं है। फिर उसने कहा कि उसने तालाब में कुछ हिस्से फेंके हैं, तालाब पे पुलिस ने गोताखोर लगाया और उसके बाद वहां से भी कुछ चीजें बरामद की। तो जो लोकेशंस उसने बताई हैं पुलिस को, बड़ी साजिश के तहत उसने वो सारी लोकेशंस बताई हैं, पुलिस को ऐसा लग रहा है और इसीलिए पुलिस इस पूरे मामले में साइंटिफिक
जो जांच है उसकी तरफ आगे बढ़ी है, ताकि इसीलिए नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट की तरफ पुलिस बढ़ रही है, ताकि जो ये गुमराह करने की पुलिस को कोशिश किया है वो चीजें साफ हो सके, वो सच सामने आ सके। क्योंकि इसने तो कह दिया कि इसने नक्शा बना के दिया है, लेकिन जिन जगहों के नक्शे बना के दिए हैं वहां से कोई ढूंढ के ले आ पाना इतना आसान काम नहीं है। जी बिल्कुल, आप देखिए, जरा बता देते हैं जल्दी से कि कौन कौन से वो हथियार जिसकी तलाश पुलिस की तरफ से की जा रही है और कितना मुश्किल ये होने वाला है, क्योंकि वक्त एक लंबा हो चुका है। आज और कल की घटना नहीं है, 5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। जबड़ा खोलेगा कत्ल का राज, 3 हड्डियां और जबड़े का हिस्सा अभी तक मिल चुका है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये खबरें आ रही हैं। बरामद जबड़े में कैप लगा हुआ एक दांत है। श्रद्धा ने मुंबई में रूट कनाल कराया था और उसके बाद वहां के जो डॉक्टर थे उनसे भी इस बारे में जानकारी ली गई है। वहां पर भी मैच कराने की बात चल रही है। 3 से 4 मोबाइल फोन ये इस्तेमाल करता था ये शख्स, जिसका नाम आफ्ताब। पहले आफ्ताब पूनावाला के सिर्फ 2 नंबर का पता था। धीरे धीरे जैसे जांच चली तो खुलासा हुआ कि 1-2 नहीं, बहुत सारे मोबाइल फोन और सिम ये रखता था। 3 से 4 मोबाइल फोन इस्तेमाल ये करता था, क्योंकि डेटिंग ऐप में लड़कियों से मिलना, उनसे चैट करना, उनसे मिलने के लिए उनको घर बुलाना, ये काम भी आफ्ताब करता रहता था। और ये बात भी उसने कबूल की है। श्रद्धा के मर्डर के बाद भी उसने डेटिंग ऐप पर लड़कियों से दोस्ती की, उन्हें घर पर बुलाया है। तो अब किस तरीके से सबूत जो है वो फैले हुए हैं, न सिर्फ यहां दिल्ली में, गुरुग्राम में, हिमाचल में, मुंबई में, इसीलिए 14 टीमें तैनात की गई हैं। अलग अलग जगहों पर जाकर अभी तफ्तीश हो रही है और इंपॉर्टेंट और जरूरी यही है कि वो हथियार अभी तक बरामद नहीं हुआ, उस हथियार को बरामद किया जाए। अब आफ्ताब ने क्या बोला वो भी हम आपको बता रहे हैं। उसने ये मैप बनाकर सारी जगहें बताई कि कहां कहां उसने हथियार को छुपाया, उसके अलावा शव के टुकड़े कहां फेंके। उसने ये कबूल किया कि अब देरी हो चुकी, यानी वक्त लंबा बीत चुका है, इसलिए उसको याद नहीं है। फिर भी वो याद करके बता रहा है कि कहां कहां उसने श्रद्धा के टुकड़े फेंके। उसने कोर्ट में आज जज के सामने ये कबूल किया कि हाँ, मैंने ही श्रद्धा को मारा है और गुस्से में मैंने ये किया। कोर्ट में उसका बयान कि तालाब के पास श्रद्धा की खोपड़ी फेंकी थी। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि एक जबड़ा बरामद हुआ है, वो श्रद्धा का है या नहीं है, अब जांच के बाद वो तस्वीर साफ हो पाएगी। कुछ हिस्से महरौली के जंगल से भी बरामद किए गए हैं आफ्ताब की निशानदेही पर। जहां जहां उसने बताया उन्हें भी लैब में भेजा गया है, ताकि ये पता लगाया जा सके डीएनए टेस्ट के माध्यम से कि वो श्रद्धा का ही है या किसी और इंसान का या किसी जानवर का, क्योंकि वक्त लंबा हो चुका है। और इसलिए आफ्ताब भी इसी का हवाला दे रहा है कि बहुत देरी हो चुकी है, बहुत लंबा वक्त बीत चुका है बीच में, इसलिए बहुत सारी चीजों से याद नहीं है। लेकिन कोर्ट में जो उसने बयान दिया है उसमें उसने जिक्र किया कि उसने बाकायदा एक मैप के जरिए ये बता दिया कि उसने कहां गुरुग्राम में सामान फेंके, आरी कहां फेंकी, उसने श्रद्धा के शव के जो 35 टुकड़े किए थे वो कहां पर फेंके। तो ये सारी जानकारी उसने पुलिस को दे दी है। पुलिस की 14 टीमें इसी जानकारी के आधार पर आगे जांच बढ़ा रही हैं। हिमांशु, किस तरीके से ये जांच कड़ी दर कड़ी जोड़ी जा रही है, क्योंकि अब ये सिर्फ मामला दिल्ली का नहीं है, गुरुग्राम में भी उसने अवशेष या कह लीजिए वो हथियार फेंके हैं, हिमाचल से भी कुछ सूत्र बता रहे हैं, वहां पर भी टीम पहुंची है। तो चुनौतियां सिर्फ ये नहीं है कि 5 महीने से ज्यादा का वक्त है, चुनौती ये भी है कि अलग अलग जगहों पर जाकर आपको तफ्तीश करनी होगी। बिल्कुल, अलग अलग जगहों पर जाके तफ्तीश करनी है और वो जो भी सबूत मिल रहे हैं फिर उन सारी कड़ियों को जोड़ना होगा पुलिस को, और उससे रिलेटेड उन्हें दूसरे प्रूफ भी देने होंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, पुलिस ने कुछ हड्डी के टुकड़े बरामद किए हैं। अब उन हड्डी के टुकड़ों की जांच पुलिस करा रही है और ये अभी पुलिस को साबित करना होगा कि ये हड्डी के जो टुकड़े बरामद हुए हैं आफ्ताब की निशानदेही पर, वो श्रद्धा के हैं या नहीं। और ये अभी एक लंबा प्रोसेस है डीएनए तक पहुंचने से पहले ही। डीएनए से पहले ये पता करना होगा कि मेल है फीमेल की वो बॉडी है, उसकी एज स्टैब्लिश होगी पहले, उसके बाद कहीं जाकर के डीएनए कराया जाएगा। तो ये एक लंबा प्रोसेस है जिसके तहत पुलिस को अभी पूरी चीज गुजरनी होगी। और आप सोचिए, एक तो पिछले ही काफी मई से लेकर के नवंबर तक का वक्त बीत चुका है, अब आगे इस प्रोसेस में और वक्त लगेगा। अब अगर कहीं जाकर के पुलिस इसलिए परेशान है इस पूरे मामले में कि जो हड्डियां बरामद की हैं, अगर कहीं वो डीएनए मैच नहीं करती है तो उसकी जांच कहां पर जाके खत्म होगी। और यही वजह है कि पुलिस इस हड्डियों को इकट्ठा करने के अलावा तमाम जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं उनको भी जुटा रही है। जो भी बयान ये दे रहा है उस बयान से जुड़े जो भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, जो टेक्निकल एविडेंसेस हैं,
जो खत्म नहीं होंगे, जो इन्हें पुलिस को आसानी से मिल रहे हैं कि क्या उसकी मूवमेंट थी, वो कहां कहां पे गया था, किन लोगों से मुलाकात की थी, श्रद्धा के साथ उसके रिश्ते कैसे थे, श्रद्धा क्या कुछ आगे बताती थी। तो ये सारी चीजें पुलिस तफ्तीश के दौरान जोड़ रही है, इकट्ठा कर रही है, उनको कंपाइल कर रही है और उसको लोकेशन के साथ मैच कराने की कोशिश कर रही है ताकि कोर्ट में उन्हें रखा जा सके। पुलिस की 10 से ज्यादा टीमें देखिए अलग अलग दिशाओं में काम कर रही थी। अब पुलिस ने उन सारी जो भी इन्वेस्टिगेशन के सबूत मिले हैं, जो भी मिला है, यहीं थाने में कुछ दिन पहले एक बैठक भी हुई थी जिसमें जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचे हुए थे और तमाम टीमों के बीच कोऑर्डिनेशन किस तरीके से बनेगा ये भी देखा गया था। तो पुलिस की लगातार कोशिश जारी है कि जो भी एविडेंसेस अभी तक मिले हैं उन कड़ियों को जोड़ा जा सके। हिमांशु रहिए जरा आप साथ। वरुण भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। वरुण, क्योंकि देखिए कुछ हिस्से मेहरौली के जंगल से बरामद किए गए थे, उनको टेस्ट के लिए लैब में भेज दिया गया। उसकी रिपोर्ट्स के बारे में क्या जानकारी है, कब तक वो आएंगे? जिस जबड़े की बात हो रही है कि एक जबड़ा बरामद हुआ है, वो श्रद्धा का है या नहीं है, उसके लिए भी जांच चलनी है। और तीसरा जिस पर नजर रहने वाला है वो आफ्ताब को लेकर, जो आफ्ताब के टेस्ट होने, नाको टेस्ट, वो सारे टेस्ट कब होंगे और उससे कितने बड़े खुलासे की उम्मीद लगाकर रखनी चाहिए? देखिए, सीधे तौर पर नार्को टेस्ट से पहले पॉलीग्राफ टेस्ट होगा और इस पॉलीग्राफ टेस्ट में करीब 50 से ज्यादा क्वेश्चन रखे जाएंगे। जिन जिन टेस्टों के में सवालों में कहीं ना कहीं मतभेद पाए जाएंगे या फिर फॉरेंसिक लैब को या फिर दिल्ली पुलिस को लगता है कि यहाँ पर आफ्ताब ने कहीं ना कहीं चालाकी दिखाई है, उन्हीं सवालों को जो है वो नार्को में आगे बढ़ाया जाएगा। ये पूरा एक प्रोसेस रहेगा। 2 दिन तक पॉलीग्राफ टेस्ट को आप मान के चलिए, अगर आज शुरुआत होती है तो करीब 8 घंटे और उसके बाद कल जो है वो 4 से 5 घंटे, तो 2 दिन का प्रोसेस रहेगा। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा नार्को के लिए और फिर उसके बाद नार्को के प्रोसेस जो रहेगा वो करीब 1 हफ्ते का आने वाला है। इस 1 हफ्ते के अंतराल में ये तमाम टेस्ट किए जाएंगे ताकि पॉलीग्राफ टेस्ट में जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं आफ्ताब से, उन सवालों के जवाब आफ्ताब संतुष्ट करने वाले दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। इसके अलावा नार्को टेस्ट में तय किया जाएगा कि आखिर जो सवाल पॉलीग्राफ टेस्ट में पूछे गए थे उसमें जहां जहां मतभेद हैं, जिन सवालों के जवाब सही से आफ्ताब ने नहीं दिए हैं या जहां जहां आफ्ताब ने चालाकी दिखाने का प्रयास किया है, उन सवालों को भी किया जाएगा। एक और पॉलीग्राफ टेस्ट में करीब 50 सवाल अगर मान लीजिए बनाए गए हैं तो पहला सवाल जो होगा उसको दोबारा से 11वें सवाल के रूप में पूछा जाएगा, फिर वही 11वें सवाल को सवाल के रूप में पूछा जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए ये पूरी तैयारी वरुण यहाँ पर कर ली गई है पुलिस की टीमों की तरफ से। वहां पर मनोवैज्ञानिक टीम भी होगी, वहां डॉक्टर का पैनल भी होगा जब उसका टेस्ट होना है, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण कड़ी रहने वाली है आगे जांच को बढ़ाने में और दिशा देने में। आम आदमी पार्टी आरोपों से चौतरफा घिरी है। कल ऐसे ही आरोपों के निशाने पर आपके विधायक गुलाब सिंह यादव आ गए। टिकट बंटवारे में धांधली का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनसे हाथापाई तक कर डाली। दे दनादन। वायरल हुआ ये वीडियो दिल्ली के मटियाला इलाके का है। वीडियो में भीड़ से घिरे हैं मटियाला से आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह यादव। कुछ लोग गाली गलौज कर रहे हैं तो कुछ लोग उनसे हाथापाई। बड़ी मुश्किल से गुलाब सिंह हमलावर लोगों की भीड़ से निकल पाए। बताया जाता है कि गुलाब सिंह से हाथापाई करने वाले उन्हीं के पार्टी के लोग थे, लेकिन आप विधायक आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। ये पूरा का पूरा मामला भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र था। भाजपा पूरी दिल्ली के अंदर हारने जा रही है, बुरी तरह से हारने जा रही है। ये उनकी बौखलाहट थी। भाजपा ने इसको पूरा प्लांट किया है और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जो दोषी थे जिन्होंने ये हमला किया अभी इसी थाने में अंदर उनके बचाने में अंदर बैठे हैं। बताया जाता है कि वार्ड 124 नागली सकरावती के छावला कुतुब विहार इलाके के पार्टी दफ्तर में गुलाब सिंह कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे थे। बैठक में कुछ कार्यकर्ताओं में टिकट वितरण में धांधली का इल्जाम लगाया और ये विवाद इस कदर बढ़ गया कि नौबत हाथापाई पर आ पहुंची। आप विधायक पूरे मामले में बीजेपी को घसीट रहे हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के लोग बीजेपी को क्लीन चिट दे रहे हैं।
मामला कुछ नहीं, वो थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो गई टिकट को ना मिलने को लेकर के, तो उसमें कुछ आरोप प्रत्यारोप में कुछ विधायक जी ने बोला, कुछ दूसरों ने बोला, और उसमें ही आपसी ये मतभेद की वजह से जो ये हालात बने उस हिसाब से बन गए। तो गुलाब सिंह का कहना है कि ये तो बीजेपी का षड्यंत्र है, क्योंकि जिसको नहीं मिला टिकट उसके साथ मिलकर बीजेपी षड्यंत्र रच रही है। नहीं, देखिए मतलब ये चीज थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि सब अपने थे, बीच में हो सकता है कुछ लोग आए हों। देखिए जग जाहिर है, सबको पता है मुद्दा क्या है। अब जो कार्यकर्ता मेहनत करता है, काम करता है, उसको उसके मन में होता है कि उसको जो है पार्टी की तरफ से टिकट मिले, पार्टी की तरफ से जो है उसको सम्मान मिले। लेकिन जब कुछ पैसे लेकर के आप जो है करोड़ 2 करोड़ रुपए देख करके पूंजीपति लोगों को आप जो है टिकट बांटना शुरू कर देते हो, तो उसका अंजाम यही होता है जो आज गुलाब सिंह जी के साथ हुआ है। आप विधायक से हाथापाई का वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, जो आए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने, आज उनकी भ्रष्टाचार के लिए पिटाई हो रही है। ये वही लोग हैं जो कभी देश के भ्रष्टतम लोगों का नाम जारी करते थे, बाद में उन्हीं लोगों के साथ जाकर गलबैयां करने लग गए। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का प्रचार जोरों पर है। जाहिर है इस वीडियो पर सियासी शोर मचेगा। ओपी शुक्ला, दिल्ली, आज तक।